प्यारे मित्रों नमस्कार। भारत की जनगणना 2021 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था जनगणना आयुक्त महोदय का संदेश, जनगणना की प्रस्तावना, उद्देश्य और इसके चरण। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर जनगणना का कार्यक्रम जो है कब शुरू होगा, इसमें लगाए जाने वाले प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की क्या भूमिका रहेगी, उनके उत्तरदायित्व क्या क्या रहेंगे और किस भूमिका निभाने के लिए यानी कि प्रगणक और पर्यवेक्षक समेत तमाम अधिकारियों को कितना कितना मानदेय आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले हमारा आपसे विशिष्ट अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जनगणना के प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों की सभी वीडियोज, आवश्यक प्रपत्र, प्रक्रियाएँ आदि हम आपको एक ही जगह उपलब्ध कराएंगे। लॉगिन में आने वाली समस्याएँ, मोबाइल ऐप का उपयोग कैसे करें आदि हर समस्या का समाधान भी हम उपलब्ध करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला प्रश्न अपने दिमाग में यही आता है कि आखिरकार जो है जनगणना और एनपीआर की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। तो दैनिक जागरण का जो 19 फरवरी 2021 का एडिशन है, उसके पृष्ठ संख्या 3 पर एक अभी हाल ही में न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि जनगणना और एनपीआर का जो कार्यक्रम है वो जून से शुरू होने वाला है। इसमें इन्होंने कहा भी है कि 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो इस समय तक पूरे हो जाएंगे और उसके बाद ही जो है कार्मिकों को टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है, और जैसे ही टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा होगा तो जून तक जो है एनपीआर और जनगणना की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा पहली बार 130 साल में हुआ है कि जनगणना का कार्यक्रम जो है किसी महामारी के कारण रोकना पड़ा है। फिर भी भारत सरकार अपने कर्मचारियों को जो है वैक्सीन लगाने के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू करेगी और ये प्रक्रिया जून से शुरू होने वाली है। हालांकि अधिकांश जो है राज्यों में या उनके अधिकांश ज़िलों में जो है कार्मिकों की जो नियुक्ति हो चुकी है और जो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का वो बहुत ही जल्दी यानी कि मार्च से ही शुरू होने वाला है। अब देखते हैं कि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की जो भूमिका रहेगी और उनके उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की अनुसूची को किस प्रकार से भरना है, उससे संबंधित संकल्पना और व्याख्याओं का जो विस्तृत वर्णन है हम इस वीडियो सीरीज में देंगे। इन निर्देशों से अच्छी तरह परिचित होना आप सबके लिए नितांत आवश्यक है। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की सफलता इन संकल्पनाओं, परिभाषा और निर्देशों की संपूर्ण समझ अनुसूचियों को वास्तव में भरने के समय उनके ईमानदार अनुप्रयोग पर भी निर्भर है। किसी भी संदेह की दशा में प्रशिक्षण कक्षा में स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बाद में अपने पर्यवेक्षक या चार्ज अधिकारी से समाधान मांगने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आपको तुरंत ही उसका समाधान कर लेना है। इस महान राष्ट्रीय महत्व के कार्य में आपको प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में कर्तव्य निभाने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही आपकी जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको गर्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना के साथ पूरा करना है। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने क्षेत्र के प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क करके और उन्हें अपने आने का उद्देश्य समझाकर उचित तालमेल स्थापित कर लें। आपको नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। जब भी आप गणना कार्य के लिए जाएं तो आपको अपना पहचान पत्र सदैव प्रदर्शित करना चाहिए। जब भी आप किसी परिवार में जाएं तो कभी भी तुरंत ही प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ ना करें, बल्कि उत्तरदाता से सदैव प्रसन्नता से मिलें और उचित अभिवादन करें। अपनी यात्रा के उद्देश्य को संक्षेप में बताएं और अपने संक्षिप्त परिचय के साथ आगे बढ़ें। आपकी उपस्थिति, शिष्टाचार और विनम्र शब्दों का प्रयोग उत्तरदाता को आसानी से और सही तरीके से अपनी इच्छा से आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आपको उनसे तालमेल बनाना है और अच्छे से व्यवहार करना है। यह आपके काम को आसान और रुचिकर और उपयोगी भी बनाएगा। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान अधिक से अधिक व्यक्तियों के स्वैच्छिक सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए आप उत्तर देने वाले व्यक्तियों को ये समझाने की स्थिति में होने चाहिए कि जनगणना के माध्यम से जो डेटा एकत्रित किया जा रहा है उसका उपयोग जो है किस लिए किया जाएगा। अर्थात जनगणना के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग केवल आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को प्रकट करने की कतई अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के दौरान भी पहचान गोपनीय रखी जाती है और किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान का खुलासा करना एक अपराध है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियम के बाद भी व्यक्ति की जो जानकारी है आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत गोपनीय है।
जो कि इस प्रकार से पढ़ी जाती है। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटीकरण किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंधित नहीं रखता है, जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा अपील अधिकारी जैसा भी मामला हो संतुष्ट हो कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण विस्तृत लोक हित में न्यायोचित होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब तक कोई अधिकारी इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि इस सूचना का प्रकटीकरण अति आवश्यक है लोक हित में, तब तक जो है उस सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप सभी परिवारों को ये आश्वस्त करें कि जनगणना के दौरान एकत्रित व्यक्तिगत विवरणों को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। जनगणना के दौरान दोनों चरणों में एकत्रित विवरण देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हेतु नीति निर्माण के लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रगणक के कर्तव्य। यदि आपको प्रगणक के रूप में लगाया जाता है तो आपको कौन कौन से काम करने होंगे। संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आपके मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रत्येक मकान और संरचना की अवस्थिति का पता लगाते हुए उसे चिन्ह करना आवश्यक होगा। अतः आपके लिए आपको सौंपे गए मकान सूचीकरण ब्लॉक का दौरा करना अति आवश्यक होगा ताकि आप इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें। मकान सूचीकरण से पहले, इसके दौरान तथा इसके संपन्न होने तक प्रगणक के प्रमुख दायित्वों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। मकान सूचीकरण से पहले के कर्तव्य, यानी कि आपको मकान सूचीकरण करने जाने से पहले आपको क्या क्या करना है उन पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहला तो है कि प्रशिक्षण कक्षाओं में आपको पूर्णतः उपस्थित रहना है। मन से भी उपस्थित आपको वहाँ रहना है ताकि जो भी बातें बताई जा रही है उसको आप सही ध्यान से सुन सकें, समझ सकें और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होने पर तुरंत ही जो है अपने प्रशिक्षक से पूछ सकें। मकान सूचीकरण अनुसूची और अनुदेश जो पुस्तिका आपको दी जाएगी उसको ध्यान से पढ़ना है और उसे पूरी तरह से समझना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप अपने सुपरवाइज़र से या प्रशिक्षक से पूछने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करें, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय गणना का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। 10 साल तक इसका असर रहता है, तो इसलिए इसको पूर्णतः सावधानी से हमें करना है। यदि अनुदेश का कोई भी भाग स्पष्ट नहीं है तो अपने प्रशिक्षक से पूछ करके उसका समाधान तुरंत ही कर लेना है। अंतिम प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर प्रशिक्षण केंद्र को छोड़ने से पूर्व ही मकान सूचीकरण के लिए आवश्यक समस्त सामग्री जो है आपको प्राप्त कर लेनी है। देखना यह है कि चेक लिस्ट बना करके कौन सी सामग्री नहीं प्राप्त हुई उसे अविलंब प्राप्त कर लें ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। मकान सूचीकरण के दौरान कर्तव्य। अब आप जैसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करके और सामग्री लेकर के मकान सूचीकरण के लिए जा रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या करना है। मकान सूचीकरण ब्लॉक का दौरा करें तथा इसकी सीमाओं और अन्य भू चिन्हों की पहचान करें। मोटे मोटी जो भी भू चिन्ह हैं, जैसे कि मंदिर हैं, स्कूल हैं, रोड है, टंकी है, इन सब चीज़ों को आप एक बार अवलोकन कर लें। प्रत्येक भवन और जनगणना मकान को नंबर प्रदान अद्यतन करें तथा अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक का नजरी नक्शा 2 प्रतियों में तैयार करें। पहले से यदि नंबर दिए हुए हैं और आपको लगता है कि कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता है तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं, अथवा अगर पहले से मकान नंबर नहीं दिए गए हैं तो आप अपने हिसाब से मकान नंबर भी देवें। और आपको जो ब्लॉक का आवंटन किया गया है उसका एक नजरी नक्शा जो आपको तैयार करना है 2 प्रतियों में। बिना किसी मकान को छोड़े प्रत्येक मकान का आपको दोहरा करना है और मकान सूचीकरण अनुसूची को पूरी तरह से भरना है। इसके बाद मकान सूचीकरण के बाद आपके क्या कर्तव्य होंगे। भरी हुई मकान सूची की अनुसूची की आपको एक बार फिर से जांच करनी है, मिलान करना और सुनिश्चित करना कि सभी प्रश्नों का जो जवाब है सही ढंग से भरा गया है। यदि कोई भी संशोधन की आवश्यकता है तो आप तुरंत ही उसे संशोधन कर लें। सुनिश्चित करें कि आपको सौंपे गए मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर आने वाले सभी भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों का दौरा करके संपूर्ण क्षेत्र को कवर कर लिया गया है। एक बार अपने नजरी नक्शे से, अपने ब्लॉक से इन चीज़ों का आप मैच कर लें कि कहीं पे भी कोई मकान तो नहीं छूट गया है, कहीं कोई परिवार तो नहीं छूट गया है, या किसी भवन का जो है चिन्हीकरण करना अथवा नक्शे में उस भवन को चिन्हित करना तो छूट नहीं गया है। आप इसको एक बार और फिर से मिलान कर लें। आपने मकान सूची सार तैयार कर लिया है, ये सुनिश्चित करें। आपको मकान सूची सार भी तैयार करना, ये सुनिश्चित करना ही होगा कि आपने सब काम सही ढंग से कर लिया है। सभी भरे हुए तथा खाली दस्तावेजों को अपने पर्यवेक्षक को आपको निर्धारित समय पर सौंप देना है। पर्यवेक्षक के कर्तव्य। अगर आपको पर्यवेक्षक बनाया गया है, सुपरवाइजर बनाया गया है, तो आपके क्या कर्तव्य होंगे। अपने कार्यक्षेत्र के अधीन प्रगणकों की सहायता करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्य समय से पूरा हुआ है।
किसी भी कार्य को समय से पूरा करवाना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है तथा संपूर्ण कवरेज की गई है और प्रत्येक प्रगणक से भरे हुए तथा खाली अनुसूचियां तथा विवरण एकत्रित करेगा और अपने द्वारा तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षर करके निर्धारित समय के अंदर चार्ज अधिकारी को प्रेषित करेगा। आपको अपने प्रगणक से जो है संपर्क करना है, समन्वय करना है, उनसे समय से पूरा काम करवाना है और अपना काम भी समय पर करके अपने से ऊपर के जो चार्ज अधिकारी हैं उनको आपको सौंप देना है। मानदेय अवार्ड। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार जनगणना कार्यक्रम करने के लिए कितना मानदेय दिया जाएगा या कौन कौन से अवार्ड दिए जा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यद्यपि यह कानूनी दायित्व है कि प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा किए गए कार्य को पूर्णतः ध्यान में रखते हुए इसके लिए पारिश्रमिक की व्यवस्था भी की गई है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में कार्यरत सभी प्रगणक और पर्यवेक्षकों को भारत सरकार द्वारा नियत उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य पर उन्हें उपयुक्त सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं कि किसको कितना मानदेय मिलने वाला है। भारत सरकार ने किस पद के लिए कितना मानदेय निर्धारित किया है। सबसे पहले जनगणना पदाधिकारियों के मानदेय, इसमें समवर्ग और जो है राशि रुपयों में निर्धारित की गई है कि कौन से काम के लिए कौन सी राशि कितनी राशि मिलेगी। जैसे कि पहले राज्य के नोडल अधिकारी यानी कि राज्य जो समन्वयक होंगे उनको मकान सूचीकरण और मकान गणना के लिए 20,000 रुपये की राशि मिलेगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR संबंधित काम के लिए 25,000 रुपये की राशि मिलेगी और जनसंख्या गणना के लिए उनको 30,000 की राशि मिलेगी। यानी कि राज्य के नोडल अधिकारी को कुल मिलाकर के 75,000 रुपये की राशि जनगणना कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के लिए दी जाएगी। अन्य अधिकारी राज्य स्तर पर कर्मचारी यानी कि अधिकतम 5 कर्मचारी ऐसे राज्य स्तर पर लगाए जाएंगे जो जनगणना कार्यक्रम से जुड़े होंगे। उनको क्रमशः 12,000, 15,000, 18,000 यानी कि 45,000 जो है कुल राशि प्रदान की जाएगी। संभागीय आयुक्त यानी कि प्रमुख जिला अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी आयुक्त इत्यादि जो होंगे उनको जो है कुल मिलाकर के 60,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अन्य अधिकारी जिला स्तर पर के जो कर्मचारी हैं अधिकतम 8 जिला स्तर पर अधिकतम 8 ही कर्मचारी ऐसे होंगे जो कि जिला सांख्यिकी अधिकारी आदि सूचना अधिकारी इनको नियुक्त किया जाएगा। इनको प्रति व्यक्ति 45,000 रुपये का जो मानदेय देय होगा। उपखंड अधिकारी, चार्ज अधिकारी और अतिरिक्त चार्ज अधिकारी को भी जो है 45,000 रुपये की मानदेय जो है जनगणना के संपूर्ण कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा। अगला है प्रगणक और पर्यवेक्षकों के मानदेय। मकान सूचीकरण और मकान गणना के लिए पेपर मोड के लिए जो है प्रगणक और पर्यवेक्षकों को जो है 5,500 रुपये की जो है राशि प्रदान की जाएगी और इसी काम को मोबाइल पर करने के लिए 7,500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR का काम करने के लिए जो है प्रगणक को 3,750 रुपये, पेपर मोड के लिए और मोबाइल के लिए 6,250 रुपये राशि दी जाएगी। ऐसे ही जनसंख्या की गणना करने के लिए पेपर मोड में 8,250 रुपये और मोबाइल पर करने के लिए 11,250 रुपये देय होंगे। कुल मानदेय पर अगर नज़र डालें तो पेपर मोड से जनगणना के मकान सूचीकरण, मकान गणना रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना की गणना के लिए कुल मानदेय 17,500 रुपये रहेगा। जबकि मोबाइल पर इसी काम को करने के लिए 25,000 रुपये की जो राशि है भारत सरकार ने तय की है प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जानेंगे कि जनगणना के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जनगणना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ID और पासवर्ड कहाँ से मिलेंगे, CMMS पोर्टल पर पहली बार लॉगिन कैसे करें और भी बहुत कुछ उपयोगी जानकारियाँ आपको अगले वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।